हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल BTUP स्टडी पॉइंट में। अब फ्रेंड बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो आपका क्रैश कोर्स चल रहा था दोस्त। यहाँ पे आज आपका 16 डेज है। यहाँ पे आज आपके केमिस्ट्री के क्लासेस चलने वाले हैं जो कि दोस्त बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। इसमें दोस्त हम आज बहुत से ऐसे पॉइंटों को कवर करने वाले हैं जो कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाता है। तो एक एक पॉइंट दोस्त आप ध्यान से समझिएगा और दोस्त इसे नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ताकि दोस्त अगर बाद में आपको रिवीजन करना पड़े तो आप वहाँ पे आसानी से कर सके। तो चलते हैं दोस्त, क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी दोस्त यहाँ पे नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो सभी लोग दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि दोस्त आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिल सके। और जितने भी स्टूडेंट नए हैं वे सभी दोस्त नीचे आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ जो प्रीवियस क्लासेस चल चुकी हैं। 15 जो क्लासेस आपके पहले ही चल चुकी हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे दोस्त आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाके दोस्त आप एक एक क्लासेस को अच्छी तरीके से वॉच करिए और सभी पॉइंटों को समझने की कोशिश करिए। तो चलते हैं दोस्त, यहाँ पे क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त यहाँ पे हम क्वेश्चन के माध्यम से आज हम आपको बहुत से पॉइंट ऐसे कवर करने वाले हैं जो कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो यहाँ पे दोस्त आज आपका पहला क्वेश्चन है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। तो दोस्त यहाँ पे मैंने आपको क्लासेस जब लिया था तो मैंने आपको बताया था कि जो प्लास्टिक होता है वो टू टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और एक होता है आपका थर्मोप्लास्टिक। तो यहाँ पे बोल रहा है कि थर्मोसेटिंग का प्लास्टिक बताइए। तो जो आपका बेकेलाइट है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का हमें एग्जाम्पल पूछ रहा है यहाँ पे। तो बेकेलाइट जो है दोस्त वो आपका क्या है, यहाँ पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। अगर दोस्त हम यही बात करें पॉलीथीन या पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात करें तो ये आपका जो मैंने आपको क्या बताया अभी, जो आपका ये है पॉलीविनाइल क्लोराइड है, क्लोरोपिक्रीन है, पॉलीथीन है, ये सभी क्या है, थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। क्या है दोस्त, थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। ओनली आपका बेकेलाइट जो है ये आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। तो इसका दोस्त करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। इससे रिलेटेड मैं यहाँ पे दोस्त कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा कि आपका जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है या दोस्त ये जो आपका थर्मोप्लास्टिक मैंने आपको बताया, तो ये थर्मोप्लास्टिक कैसे बनता है। तो सबसे पहले आप पहले पॉइंट में यहाँ पे नोट डाउन करिएगा, जिस कार्बनिक यौगिक में के अंत में एक द्विबंध रहता है उनके योगशील बहुलीकरण से थर्मोप्लास्टिक बनता है। किससे दोस्त, उनके योगशील बहुलीकरण से थर्मोप्लास्टिक बनता है जिस यौगिक के अंत में द्विबंध रहता है। जैसे की बात करें एग्जाम्पल देखें तो नायलॉन, PVC, पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन, ये सभी क्या है, इन सभी के यौगिकों के अंत में क्या होता है, द्विबंध रहता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, योगशील बहुलीकरण से क्या करते हैं, यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक बनता है। बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट है, निश्चित ताप व दाब पर किसी गैस की विकिरण दर उसके वाष्प घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात इसको स्मॉल r प्रोपोर्शनल टू 1 में √d। ठीक है, ये मैंने क्या बताया, निश्चित ताप व दाब पर किसी गैस की विसरण दर उसके वाष्प घनत्व ये d, उसके वाष्प घनत्व d के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात r प्रोपोर्शनल टू 1 में √d। बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। तो तीसरा पॉइंट है अमोनिया, NH3। अमोनिया जो है दोस्त यहाँ पे NH3, ये आपका इसका वाष्प दाब कम करने के लिए अमोनिया की बोतल खोलने से पहले हम इसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। क्योंकि इसका वाष्प दाब हमें कम करने के लिए। बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे अगले पॉइंट की। तो चौथे पॉइंट पे बात करते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण द्रव्य की बूंदें गोलाकार होती है। आपने देखा होगा पृष्ठ तनाव के कारण अगर आपने कोई लिक्विड वहाँ पे डाल रखा है या कोई तेल है, ऑयल है वहाँ पे गिरा हुआ है, अगर उसमें पानी की छींटे आप दे रहे हैं या पानी ऊपर से गिरा रहे हैं तो वो क्या होती हैं, बूंदे के रूप में धारण कर लेती हैं, अर्थात वो गोलाकार बूंदे की समान आकृति वहाँ पे हो जाती है। तो इसका जो रीजन है, इसका जो कारण है वो क्या है, यहाँ पे पृष्ठ तनाव। क्या है दोस्त, यहाँ पे पृष्ठ तनाव। बात करेंगे दोस्त हम अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वायु और जल की जो श्यानता का अनुपात होता है कितना होता है, 55। कितना,
55 होता है वायु और जल के श्यानता का अनुपात। ठीक है, तो इतने जितने मैंने पॉइंट बताएं सभी पॉइंटों को दोस्त आप एक बार जैसे वीडियो एंड हो फिर से एक बार पढ़िएगा, ताकि दोस्त सभी आपको पॉइंट एक बार फिर से पढ़ने पे क्लियर हो जाए। और दोस्त हो सके तो इसको नोट डाउन करिएगा ताकि आप बाद में भी इसका रिवीजन कर सकें। यहाँ पे दोस्त हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे, वह ताप जिस पर कोई वास्तविक गैस आदर्श गैस नियमों का पालन करती है तो वह क्या कहलाता है? वह हमारा क्या कहलाता है? बॉयल ताप। क्या कहलाता है दोस्त? बॉयल टेम्परेचर। बॉयल ताप पर वास्तविक गैस आदर्श गैस के नियमों का पालन करती है। प्रत्येक गैस के लिए एक निश्चित ताप होता है जो कि PV = nRT। आप सभी लोग जानते हैं PV = nRT। ठीक है, ये आपका क्या है? प्रत्येक गैस के लिए एक निश्चित ताप होता है। ये PV = nRT का सभी गैस पूर्णतः पालन करती है और यह ताप क्या कहलाता है? हमारा बॉयल ताप कहलाता है, बॉयल टेम्परेचर कहलाता है। बात करेंगे दोस्त हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो पहले पॉइंट पे दोस्त हम यहाँ पे बात करते हैं, किसी गैस के 1 मिली आयतन में STP पर उपस्थित अणुओं की संख्या लेमिस्ट संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्त? लेमिस्ट संख्या कहलाती है। और जिस लेमिस्ट संख्या की वैल्यू होती है 2.617 × 10⁻19। क्या होती है दोस्त? 10⁻19 होता है। ये क्या होता है? लेमिस्ट संख्या। क्या होता है दोस्त? लेमिस्ट संख्या का मान जो होता है 2.617 × 10⁻19 होता है। जो आपका लेमिस्ट संख्या होता है ये क्या होता है? 1 मिली आयतन में STP पर उपस्थित अणुओं की संख्या जो होती है वो आपकी लिमिस्ट संख्या कहलाती है, लेमिस्ट नंबर कहलाती है। ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है लेमिस्ट नंबर का तो होता है 2.617 × 10⁻19 होता है। ठीक है, बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे अगले पॉइंट की। तो दूसरे पॉइंट पे दोस्त बात करते हैं, एक आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन नियतांक का मान 0 होता है। किसका? जूल थॉम्सन नियतांक का मान 0 होता है। जूल थॉम्सन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? यहाँ पे μJt से। किससे दोस्त? μJt से प्रदर्शित करते हैं। आपका जो जूल थॉम्सन नियतांक होता है इसका मान 0 होता है। किसके लिए? आदर्श गैस के लिए। बात करेंगे दोस्त हम अगले पॉइंट की। तो तीसरे पॉइंट पे यहाँ पे बात करते हैं। सभी पॉइंट दोस्त आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक आदर्श गैस का द्रवीकरण संभव नहीं है, अर्थात आदर्श गैस का आप वहाँ पे द्रवीकरण नहीं कर सकते। बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट है, जूल थॉम्सन गुणांक का व्यंजक ΔT/ΔPH है। ठीक है, इसको है मैंने आपको बताया लास्ट पॉइंट जो है चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया जूल थॉम्सन गुणांक, उसको किससे दोस्त? μJt से प्रदर्शित करते हैं। इसको बताया कि जो इसका व्यंजक है जो आपका ΔT/ΔPH है, ये इसका व्यंजक है। किसका व्यंजक है? जूल थॉम्सन गुणांक का। तो जितने दोस्त पॉइंट बताएं आप सभी लोग पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अगर दोस्त यहाँ से क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बनते हैं तो वहाँ पे दोस्त आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे 100% शुद्ध एल्कोहल प्राप्त किया जाता है। तो किससे प्राप्त किया जाता है? ये आपका एजियोट्रॉपिक आसवन द्वारा। किससे दोस्त? एजियोट्रॉपिक आसवन द्वारा 100% शुद्ध एल्कोहल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये आपका जो प्राप्त किया जाता है किससे प्राप्त होता है? क्या दोस्त? ये आपका किस विधि से प्राप्त होता है? तो परिशोधित। किससे दोस्त? परिशोधित स्पिरिट से 100% शुद्ध एल्कोहल स्थिर क्वथनांकी आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? परिशोधित स्पिरिट से। किससे? परिशोधित स्पिरिट से 100% शुद्ध एल्कोहल स्थिर क्वथनांकी आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये द्रव्य मिश्रण जो संगठन में अपरिवर्तित रहते हुए आश्वित होते हैं स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कहलाते हैं। बात करेंगे दोस्त हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो आप सभी लोग पॉइंट को नोट डाउन करिएगा। अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया। एक पॉइंट क्या बताया कि किससे आपका जो मैंने आपको कौन सी विधि बताया? क्वथनांकी आसवन विधि। क्या बताया दोस्त?
क्वथनांकी आसवन विधि द्वारा प्राप्त होता है 100% शुद्ध अल्कोहल। और किससे प्राप्त होता है? ये आपका परिशोधित स्पिरिट से। किससे दोस्त? परिशोधित स्पिरिट से 100% शुद्ध अल्कोहल किससे? स्थिर क्वथनांकी आसवन विधि से प्राप्त होता है। बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो पहला पॉइंट है दोस्त 100% शुद्ध अल्कोहल परिशुद्ध अल्कोहल कहलाता है, जिसे हम परिशुद्ध अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं 100% शुद्ध अल्कोहल को। दूसरे पॉइंट पे दोस्त यहाँ पे बात करेंगे, दूसरा पॉइंट है CH3OH सबसे अधिक विषाक्त अल्कोहल है। जो आपका CH3OH है ये आपका सबसे अधिक विषाक्त अल्कोहल है। अब बात करेंगे दोस्त हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, विस्की, ब्रांडी, रम तथा जिन ये सभी क्या है? आसूत अल्कोहल हैं। क्या है दोस्त? आसूत अल्कोहल है। अब यहाँ पे बात करेंगे अनासूत की, तो अनासूत की श्रेणी में जो आते हैं बियर, वाइन, साइडर, शेरी, पोर्ट ये सभी क्या है? अनासूत अल्कोहल में आते हैं। ठीक है, आसूत में क्या आते हैं? विस्की, ब्रांडी, रम, जिन ये सभी क्या है? आसूत अल्कोहल के रूप में आते हैं। यहाँ पे बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट अगले पॉइंट की ओर, तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्त यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस क्रिया में एंट्रोपी का ह्रास होता है? इसमें से हमें बताना है कि किस क्रिया में एंट्रोपी का ह्रास होता है। तो वो हमारा ब्राइन से नमक का क्रिस्टलीकरण, किसमें दोस्त? ब्राइन से नमक का क्रिस्टलीकरण क्रिया में जो हमारा एंट्रोपी का क्या होता है? हानि होता है। इसमें होता क्या है दोस्त यहाँ पे कि किसी पदार्थ की संरचना में अनियमितता बढ़ने या अणुओं की संख्या बढ़ने पर क्या होती है? एंट्रोपी बढ़ती है। किसी निकाय की एंट्रोपी उस निकाय से संबंध अवस्था या यादृच्छिकता की माप है, जो आपकी एंट्रोपी कहलाती है। बात करेंगे दोस्त हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जरूर नोट डाउन करिएगा, ठोस की एंट्रोपी न्यूनतम और गैस की एंट्रोपी अधिकतम होती है। बहुत बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि किसकी एंट्रोपी अधिकतम होती है या किसकी एंट्रोपी न्यूनतम होती है। तो ठोस की एंट्रोपी न्यूनतम होती है और गैस की एंट्रोपी जो होती है वो आपकी अधिकतम होती है। तो बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे, अयस्क में पाई जाने वाली मृदी अशुद्धियां कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं? वो आपकी गैंग कहलाती हैं। क्या कहलाते हैं दोस्त? अयस्क में पाए जाने वाली मृदी अशुद्धियां गैंग कहलाती हैं। पृथ्वी की सतह से अयस्कों को अलग करते समय इनके साथ मिट्टी, कंकड़ इत्यादि अपद्रव्य मिले होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? गैंग या हम अधात्री कहते हैं। ठीक है, बात करेंगे दोस्त इससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो पहला पॉइंट है, गालक अयस्क में उपस्थित अगलनीय गैंग से क्रिया करके धातु मल बनता है, जिसे हम स्लैग कहते हैं। बात करेंगे दोस्त हम इससे रिलेटेड दूसरे पॉइंट की ओर, तो दूसरा पॉइंट है 2% अशुद्ध युक्त कॉपर फफोलेदार कॉपर कहलाता है, जो आपका 2% अशुद्धि युक्त होता है। ठीक है, जिसमें आपका 2% अशुद्धियां मिली हो, उस कॉपर को हम क्या कहेंगे? फफोलेदार कॉपर कहते हैं। अब तीसरे पॉइंट के दोस्त यहाँ पे बात करते हैं Al2O3। क्या दोस्त? Al2O3 जिसे हम क्या कहते हैं? कोरंडम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? कोरंडम कहते हैं Al2O3 को। हम बात करेंगे दोस्त यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और जितने भी दोस्त यहाँ पे नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्त वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा, ताकि दोस्त अधिक से अधिक स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके, जो भी दोस्त वो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला सके। यहाँ पे हम बात करने वाले थे दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, लवण सेतु का कार्य क्या है? तो जो आपका लवण सेतु का कार्य है वो क्या है? दोनों अर्धसेलों में विलयनों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखना लवण सेतु का कार्य है। लवण सेतु दोस्त एक ऐसी युक्ति है जो कि गैल्वेनी सेल की ऑक्सीकरण व अपचयन अर्धसेलों को जोड़ने का कार्य करती है। इसमें प्रबल विद्युत अपघट्य जैसे KCl, KNO3, NH4NO3 का संतृप्त विलयन भरा होता है। किसमें? जो आपका लवण सेतु होता है। बात करेंगे दोस्त हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो दोस्त यहाँ पे पहले पॉइंट पे बात करते हैं, लवण सेतु में
प्रयोग होने वाले विद्युत अपघट्यों के धनायन व ऋणायन की चाल लगभग समान होती है। क्या होती है दोस्त? लगभग समान होती है। दोनों में ही आपका समान होती है। जो आपकी उसकी चाल होती है धनायन और ऋणायन, दोनों में चाल क्या होती है? समान होती है। बात करेंगे दोस्त इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट दूसरे पॉइंट की ओर, तो दूसरा पॉइंट है लवण सेतु द्रव्य संधि विभव को कम करने हेतु प्रयोग किया जाता है। द्रव्य संधि जो होता है वो आपका विभव को कम करने हेतु प्रयोग किया जाता है। इससे अर्ध सेलों में होने वाली अभिक्रिया साम्य अवस्था में नहीं आ पाती। बात करेंगे दोस्त हम तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट है दो अर्ध सेलों के मध्य लवण सेतु हटा ले तो सेल का विभव जो होता है वो आपका शून्य होता है। ठीक है, तो अगर दो अर्ध सेलों के बीच जो लगा हुआ है लवण सेतु, अगर उसे हम हटा लेंगे तो उसका जो विभव होगा, सेल का विभव होगा, वो क्या होगा? शून्य हो जाएगा वहां पे। बात करेंगे दोस्त हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दोस्त अगला क्वेश्चन है किसी तत्व का परमाणु भार होगा। तो किसी तत्व का परमाणु भार क्या होता है? समस्थानिकों के परमाणु भार का औसत जो होता है वो हमारा क्या है? तत्व का परमाणु भार होता है। प्रत्येक तत्व के विभिन्न मात्राओं में उसके समस्थानिक उपस्थित होते हैं, अर्थात किसी तत्व की औसत परमाणु द्रव्यमान उसमें उपस्थित समस्थानिकों के परमाणु भार का औसत होता है। ठीक है, अगर हम इसको बताएं कि औसत परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है? समेसन A1 x1 अपान में समेसन x। ठीक है, ये क्या होता है? ये आपका औसत परमाणु द्रव्यमान होता है। जहां अगर A1 की बात करें तो A1 जो होता है समस्थानिकों का द्रव्यमान, और जो x1 है यहाँ पे x1 क्या है? उसकी प्रतिशत मात्रा। क्या है दोस्त? उसकी प्रतिशत मात्रा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ देखिएगा, जो आपका अणुभार होता है, अणुभार जो होता है, अणुभार बराबर 2 इंटू वाष्प घनत्व। अगर हम वाष्प घनत्व का दुगना कर देंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? अणुभार कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्त? अणुभार कहलाएगा। यहाँ पे दोस्त जितने मैं पॉइंट बता रहा हूँ आप सभी लोग पॉइंट को नोट डाउन करिएगा। और दोस्त आपके लिए एक बहुत ही बड़ी अभी अपडेट आने वाली है, यहाँ पे चैनल के माध्यम से आपको अभी बताया जाएगा, जिसके लिए दोस्त आप तैयार रहिएगा। आपकी जो क्लासेस है वो आपकी और भी बेहतरीन चलाया जाएगा यहाँ पे, वो और आपके टेस्ट की भी यहाँ पे व्यवस्था कराई जा रही है। बहुत ही जल्द दोस्त आपको ऐसा यहाँ पे देखने को मिलेगा। हम यहाँ पे दोस्त बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे किसने सिद्ध किया कि कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से बनी होती है। तो कौन से वैज्ञानिक थे दोस्त यहाँ पे जिसने सिद्ध किया कि जो कैथोड किरणें होती हैं ये हमारे इलेक्ट्रॉन से बनी हुई होती हैं? तो थॉमसन एक वैज्ञानिक थे दोस्त यहाँ पे, थॉमसन साहब। इन्होंने क्या किया कि विसर्जन नली में कम दाब पर उच्च विभवांतर लगाने पर प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर इन्होंने बताया कि जो कैथोड किरणें अति सूक्ष्म धनावेशित किरणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो कि अति सूक्ष्म धनावेशित किरणों से मिलकर बनी होती हैं। तो इससे रिलेटेड दोस्त यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी जान लेते हैं यहाँ पे। तो पहले पॉइंट पे बात करते हैं दोस्त, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेशित कण है। जो इलेक्ट्रॉन है दोस्त ये आपका क्या है? ऋण आवेशित कण है, जिसपे जो वैल्यू होती है जिसकी 1.6 इंटू 10⁻90 कूलाम होता है। ठीक है, इस पे क्या होता है? ये आपका माइनस का यहाँ पे चिन्ह लगा होता है, जिसमें हम -1.6 इंटू 10⁻19 क्या होता है दोस्त? -19 कूलाम। ठीक है, ये क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ऋण जो आपका आवेश है, ये आपका इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। अगर हम दोस्त यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है मैंने आपको बताया था 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम होता है। क्या होता है दोस्त? ग्राम में होता है ये आपका जो आपका द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। यहाँ पे दोस्त हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अगले पॉइंट की ओर। तो तीसरे पॉइंट में दोस्त यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है? E/m। क्या होता है दोस्त? E/m होता है, जिसे हम 1.7 इंटू 10⁻11 कूलाम प्रति किग्रा होता है। इसका जो वैल्यू होता है कितना होता है दोस्त?
1.7 इंटू 10⁻11 कूलाम प्रति केजी होता है। क्या होता है दोस्त? कूलाम प्रति किग्रा होता है माइनस में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो आपका विशिष्ट आवेश होता है कितना होता है? माइनस का 1.7 इंटू 10⁻11 कूलाम प्रति किग्रा होता है। यहाँ पे दोस्त हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। अगला पॉइंट दोस्त आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन अर्थात 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन आवेश पर कुल आवेश 96,500 कूलाम या 1 फैरेड होता है। या हम इसे दोस्त एक तरह से ये भी कह सकते हैं, 1 फैरेड की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 96,500। कितना होता है दोस्त? 96,500 कूलाम होता है। ये आपका 1 फैरेड की वैल्यू हो गई। क्या हो गई दोस्त? 1 फैरेड की वैल्यू। बहुत बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा है 1 फैरेड की वैल्यू, इसलिए आप इसे नोट डाउन करिएगा ताकि दोस्त एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आए तो आपको पता रहे कि ये क्वेश्चन मैंने पहले ही यहाँ पे सॉल्व करके रखा हुआ है। बात करेंगे दोस्त, हम यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और जो ये क्वेश्चन दोस्त आपका लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दोस्त बोल रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। तो नाभिकीय ऊर्जा कब प्राप्त होता है? वो आपका न्यूट्रॉन के टूटने से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। किससे दोस्त? न्यूट्रॉन के टूटने से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी है। यहाँ पे दोस्त कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो पहले पॉइंट पे देखते हैं, नाभिकीय विखंडन में नए इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं अगर वहाँ पे नाभिकीय विखंडन होता है तो। यहाँ पे दोस्त हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, बंधक ऊर्जा के बारे में जानते हैं। तो मुक्त नाभिकीय कणों के संयोग से नाभिक के बनने में जो ऊर्जा मुक्त होती है उस नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नाभिक की बंधन ऊर्जा करते हैं। फिर से आप सुन लीजिए, मुक्त नाभिकीय कणों के संयोग से नाभिक के बनने में जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? नाभिक की बंधक ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन पहले ही बताया था। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, मैंने इसके बारे में पहले ही बताया था आपको, 1 AMU की वैल्यू क्या होती है। जो 1 AMU की वैल्यू होती है कितना होती है? 1.66 इंटू 10⁻27 kg। क्या होता है? -27 kg होता है। ये आपका 1 AMU की वैल्यू होता है। बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे अगले पॉइंट की, तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट है, नाभिकीय विखंडन में संवेग तथा द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षित रहते हैं। क्या रहते हैं दोस्त? ऊर्जा संरक्षित रहते हैं, जो आपका संवेग और द्रव्यमान होते हैं। तो आशा करते हैं दोस्त आज की क्लासेस आपको जितने मैंने पॉइंट बताएं सभी पॉइंट आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो जितने भी यहाँ पे नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी लोग दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही दोस्त वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि दोस्त अधिक से अधिक स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।